चाइना भारत में देखता है तो उसको राहुल गांधी और उनकी मंडली जैसे लोग मिल जाते हैं। अच्छा, भाई 2008 का एमओयू क्या है? एजेंट बिल्कुल ठीक। बनाया ना, ऑथराइज एजेंट बनाया ना, फ्रेंचाइजी खोली हुई है 10 जनपद पे। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देश की, हालांकि आपने पहले कहा कि इस देश की पत्रकारिता तो वाकई खत्म हो गई है, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म का तो कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर तो होता ही है कि एक पूरा का पूरा एमओयू एक विदेशी देश के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी का है, और वो पार्टी जो सरकार में थी और सरकार में रहते हुए वो एग्रीमेंट हुआ है, वो एमओयू हुआ, लेकिन उसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मेरे को आज आप एक चीज ईमानदारी से बताना, और आपके दर्शकों से पूछ रहा हूं, आप लोग प्लीज कमेंट में लिख के ईमानदारी से बताना, 2008 के एमओयू पे कौन से पत्रकार ने इन्वेस्टिगेशन करा है या कांग्रेस से सवाल पूछा है? कौन से पत्रकार ने ये कहा कि ये एमओयू की जो कॉपी है वो पब्लिश क्यों नहीं हुई? इस एमओयू को केवल गांधी परिवार के बाहर कोई क्यों नहीं जानता, यहां तक कि कांग्रेस के सीनियर नेता भी नहीं जानते। ऐसा हम्म। क्या है इस एमओयू में और किस हैसियत से हुआ जिसकी भनक परिवार के बाहर किसी को नहीं है? ये सवाल आज तक किसी जर्नलिस्ट ने पूछा है? नहीं पूछा, वही यही सब मैंने अब उठाया, रहा मुझे सवाल आश्चर्य इसी बात का है। अब सवाल रहा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। भारत में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अगर कोई केस है तो केवल एक केस मुझे ध्यान आता है, और वो है बोफोर्स का। जब चित्रा नाम की, चित्रा सुब्रमण्यम शायद उनका नाम है, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी स्विस से, और बोफोर्स गन के बारे में, और इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो कुछ हद तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पहली और अंतिम कोशिश थी। उसके बाद केवल सुपारी जर्नलिज्म भारत में चलता है, और आजकल तो सुपारी जर्नलिज्म इतना ज्यादा हो गया है कि शाम को रोज एक मछली बाजार लगता है हर चैनल पे, जिसको हम बोलते हैं डिबेट। और उसका एक ही मकसद होता है कि कौन कितनी जोर से बोलेगा, जो जितनी जोर से बोलेगा टीआरपी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, सोशल मीडिया पे क्लिप शेयर होंगी, यूट्यूब से पैसा मिलेगा, टीआरपी से पैसा मिलेगा। भाई आपने भी कॉलेज और स्कूल पढ़ा है, हमने भी कॉलेज और स्कूल पढ़ा है, हमारे भी कॉलेज और स्कूल में डिबेट होते थे। दो पक्ष आपस में अपनी बात रखते थे और डिबेट के अंत में एक निष्कर्ष बताया जाता था कि इस डिबेट का ये निष्कर्ष है, जो कि एक न्यूट्रल पर्सन डिसाइड करता था। हम्म। मुझे ये बताइए, टीवी डिबेट में आज तक कोई किसी डिबेट का निष्कर्ष निकला है? बिल्कुल ठीक बात है। सिवाय मजमेबाजी के और कुछ नजर नहीं आता, और शायद यही वजह है गौरव जी कि 2014 के बाद लगातार ये देखा गया कि स्थापित मीडिया इस देश का, उसने अब न सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, बल्कि अपनी उपयोगिता भी खो दी है। और यही वजह है कि पिछले दिनों अचानक एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट और एक यूट्यूबर की तरह से अवतरित हुए, और एक 5 मिनट का वो वीडियो है। मैं दर्शकों से अपील करूंगा, हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसको डालेंगे भी, उसको देखें। उससे एक अंदाजा ये लगा कि प्रधानमंत्री खुद जन मीडिया, क्योंकि ये एक जन मीडिया जैसा मंच है, ऐसे कई और प्लेटफॉर्म हैं जो जन मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो काम तो जो आपने कहा ना कि एक क्रेडिबिलिटी का, और कभी यहाँ जर्नलिज्म ठीक से रहा नहीं, और रहा भी तो किस तरीके का रहा, तो वो बात स्थापित हो रही है, और लोग भी अब जो है स्थापित मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। आप अच्छा। स्थापित मीडिया की बात कर रहे हैं भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ जो यूट्यूब वाला मीडिया है, जितने ये पत्रकार पैदा हो गए हैं पिछले 5 साल में यूट्यूब पे, इनमें से एक भी इन्वेस्टिगेटिव है? जिनको कोई नौकरी नहीं मिली, जिनका कोई सामर्थ्य किसी रूप में कोई बिजनेस करने का नहीं था, उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला और वो शॉर्टकट बन गया यूट्यूब। आप इस विषय को मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि शायद आपने पत्रकारिता पढ़ी होगी, मैंने नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, पत्रकारिता में
उच्चारण का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जिसका उच्चारण सही ना हो वो माइक पे नहीं आता है। आज आप 100 में से 90 यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जहां पर उच्चारण है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो ख़ैर अपने आप में गज़ब है, उसको देखना भी बड़ा कई बार तो मतलब वो मनोरंजन जैसा लगता है। अच्छा गौरव जी, चूँकि हमारी चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी हैं, भारतीय सेना पर उनके क्या चरित्र रहा है, किस तरीके का वो हमेशा गलत बातें बोलते रहे हैं, वहाँ तक अग्निवीर तक की बात हुई, उसको आपने काफ़ी स्पष्ट तरीके से, काफ़ी विस्तार से बताया। अब ज़रा आपको राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तरफ ले चलते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था। अचानक जब तब कहीं चले जाते हैं। इस समय देखिए तो आप जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का इश्यू है, उसमें पहली बार ऐतिहासिक रूप से भारत ने अपना ऑफ़िशियल स्टैंड जो है वो बदला है। हम परंपरागत रूप से फ़िलिस्तीन के साथ थे लेकिन भारत ने दोनों का साथ दिया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम इज़राइल के साथ हैं क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके नागरिकों पर हमला हुआ है और हमला क्या बड़ा बर्बर हमला हुआ है। लेकिन उसके बाद एक मामला कतर का वो चल ही रहा है। उसपे खैर एजेंसियाँ हैं और विदेश मंत्रालय है, वो अपना काम कर रहा है। ये सब और 2024 का चुनाव, राहुल गांधी यूरोप जाने के लिए जाने जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं, लेकिन अचानक वो एक टी-शर्ट एक कलर का पहनते हैं, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, दूसरी टी-शर्ट पहन के वापस आ जाते हैं। ये क्या था? ये वही है, राहुल गांधी, मैंने हमेशा से बोला, वो इंस्ट्रक्शंस लेने जाते हैं कि आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग, और उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कभी कभी मजाक बनाते हैं राहुल गांधी के थाईलैंड ट्रिप की। राहुल गांधी थाईलैंड ट्रिप कभी मसाज कराने नहीं जाता है। विश्वास मानिए, राहुल गांधी को जो थाईलैंड में मिलेगा, जिसकी आप कल्पना करते हैं, उससे ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी राहुल गांधी की तुगलक रेन घर पे मिल अवेलेबल है। तो थाईलैंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं। थाईलैंड वो केवल एक ही काम से जाते हैं, जब उनको अपना ट्रिप कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, क्योंकि थाईलैंड में इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। तो आप एक तरफ से घुसते हैं, थाईलैंड पे उतरते हैं, थाईलैंड में वीज़ा निकालते हैं, दूसरी तरफ से आप ब्रिटिश पासपोर्ट से थाईलैंड छोड़ के निकल जाते हैं। जब यहाँ पर ये लिंक टूटा, उसके बाद ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि आप ट्रेस करना कि आपके फुटप्रिंट कहाँ-कहाँ पड़ रहे हैं। खैर, उसका तोड़ है, हमारे इंटेलिजेंस वाले इतने मूर्ख इंसान नहीं है, वो बहुत शानी, बहुत 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 खुराफाती लोग हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी का उज़्बेकिस्तान जाना अपने आप में कोई मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, और उसका मूल कारण ये है कि दुबई, लंदन एक्सपोज हो चुके हैं बियॉन्ड डाउट। हुँ, उज़्बेकिस्तान एक जो कि सेंट्रल 5 नेशन है, C5 नेशन है, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और 2-3 तान और हैं, ठीक है? तो ये जो पहली चीज़, ये इस्लामिक नेशन है। दूसरी बात, यहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा होल्ड है। CIA चाइना के साथ काम करती है, और समंता पावर को, जो कि भारत का पहले प्लान था, भारत नहीं आई क्योंकि यहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो उज़्बेकिस्तान पहुंची और वहां पर राहुल गांधी को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आगे क्या काम करना है, किस तरह से। उसका एक नतीजा ये है कि राहुल गांधी के आने के बाद महाराष्ट्र में रिजर्वेशन वाली कहानी फिर से शुरू हो गई है, और हुँ, अभी और भी होगा। जैसे कि मैंने कहा, जो सफ़र 2024 का है वो बहुत ब्लडी होगा, और ये मैं किसी की बात पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2019 के चुनाव से पहले बता चुका हूँ कि 2024 का चुनाव बहुत ब्लडी होगा। राइट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता तक पहुँचने के लिए कितनी लाशें गिरानी पड़े और कितने शहर जलाने पड़े, इसकी गिनती करने का मूड कांग्रेस पार्टी, या यूं कहूं कबाल को, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप में सत्ता तक पहुंचना है। तो उज़्बेकिस्तान जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ये मैंने 21 अक्टूबर 2021, अगर मुझे डेट याद है, मैंने कल ही परसों पोस्ट करा है अपना आर्टिकल फिर से,
उसमें मैंने लिखा था न्यूलैंड, विक्टोरिया न्यूलैंड के बाद जो दूसरी लेडी है हिलरी क्लिंटन और ओबामा कबाल की, उसका नाम है समंथा पावर। और मैंने तब लिखा था समंथा पावर भारत आएगी, लेकिन भारत में क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो लिखी जाएं आज और उसके बाद वैसे ही हो जाएंगी, इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टेंसेस। सो भारत में चूंकि विजिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए राहुल गांधी का जो सफर था वो उज्बेकिस्तान, वरना आप खुद सोचिए 5 राज्यों का चुनाव है, आप चुनाव छोड़ के उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप लंदन जाएं तो समझ में आता है भाई शॉपिंग का मूड हो रहा है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, बीवी को घुमाना है, बच्चों को घुमाना है या उनसे मिलने जाना है, तो समझ में आता है। लेकिन उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान जाने का एक ही अर्थ है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र। 2024 जैसे जैसे पास आएगा, आपको बहुत सारी और चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक बात। अच्छा, 2024 की तैयारी में कांग्रेस ने एक इंडी अलायंस नाम की चीज भी बनाई थी, लेकिन इंडी अलायंस अचानक पीछे नजर आ रहा है और कांग्रेस उससे आगे जहर बोते हुए निकलती चली जा रही है। केरल में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, फिलिस्तीन सपोर्ट के नाम पर हमास का सपोर्ट करते हुए एक वर्चुअल सभा हुई, उसके अगले दिन विस्फोट हुआ। महाराष्ट्र में अभी शुरू हो गया है, जैसा जो भी शुरू हुआ है। ये सब के बीच में क्या कांग्रेस नफरत बोने में इंडी अलायंस या बाकी जो इंडी अलायंस की पार्टियां उससे आगे निकलने की होड़ में है, और आगे या तो होड़ में है या आगे निकल के रास्ता दिखा रही है? आपने रामायण पढ़ी होगी और रामायण में एक चैप्टर है जिसमें खरदूषण भगवान श्री राम और लक्ष्मण से लड़ने पहुंच जाते हैं। बहुत ताकतवर राक्षस है, और जब वो पहुंचते हैं तो भगवान राम को ऋषिवर सलाह देते हैं कि प्रभु इस वक्त मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कीजिए। भगवान श्री राम मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करते हैं और सारे रावण एक दूसरे को मार काट के मर जाते हैं। भाई, जब महत्वाकांक्षा सबकी अलग अलग हो और गोल एक ना हो, तो मोहिनी अस्त्र वाला समय आ जाता है। सब मैंने पहले भी आपके शो में करा था, इंडी अलायंस का मतलब है 26 प्रधानमंत्री। ठीक बात। आपके नटवर लाल से लेके राहुल गांधी तक सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। राष्ट्र के लिए कौन बात कर रहा है? किस सुना राष्ट्र के लिए कभी बात करते हुए? कोई राष्ट्र के लिए बात नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी, इंडी अलायंस जो है वो मोहिनी अस्त्र चल चुका है उसमें, और वो आपस में, आपने अखिलेश यादव का भाषण सुन लिया, आपने मायावती को सुन लिया, आपने स्टालिन को सुन लिया, आपने स्टालिन के बेटे को सुन लिया, आपने उधर केसीआर को सुन लिया, बचा कौन? सारे, और नटवरलाल कल जा ही रहे, तो बचा कौन? अब मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी उस दिन भी समझाई थी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने केवल चेतावनी देके क्यों छोड़ा, जेल क्यों नहीं भेजा। क्योंकि अगर जेल भेज देते तो राहुल गांधी के पीछे सारे लोग इकट्ठे हो जाते, मोहिनी अस्त्र का प्रभाव 0 होता। और मोहिनी अस्त्र को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी था कि राहुल गांधी बाहर रहें। ये राजनीति है, ये राजनीति है जो राष्ट्र नीति के लिए काम करती है, इसलिए इसको समझने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ठंडे दिमाग से बातें समझ में भी आती हैं और मामला भी ठंडा रहता है। खैर, शीत का मौसम भी आ रहा है, शरद ऋतु का भी मामला आ रहा है, लेकिन इस सारे के बीच में बहुत कुछ गर्मी अभी रहने वाली है। और आपने कहा ना कि आपने इंडिया अलायंस के तमाम लोगों की बात सुन ली, अरे अखिलेश यादव की बात सुन ली। अखिलेश यादव के एक समर्थक ने, उनके प्रवक्ता, वो कोई भदौरिया करके नाम है, उसकी एक बाइट चली कि साहब हम तो चाहते हैं कि जो है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। तो आज मैंने एक छोटी सी बाइट सुनी तेज प्रताप की, लालू प्रसाद यादव के सुनाम धन्य पुत्र और
बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अरे ये तो सबका ख्वाब होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल वो मोहनी मंत्र चला हुआ दिख रहा है। बहुत दिन हो गए, जो है दीदी ममता बनर्जी, उनकी कोई बात नहीं समझ में आ रही है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चले थे, कहाँ हैं अभी ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कुल मिला के है। लेकिन इस सबके बीच में जो इस सारी चर्चा जो हम लोग 40 मिनट से कर रहे हैं, इसकी बात जो मुझे समझ में आती है कि राहुल गांधी वह व्यक्ति हैं जो कम से कम पप्पू तो बिल्कुल नहीं है, बेहद शातिर, भारतीय राजनीति के एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल नकारात्मक चरित्र, खल चरित्र। और अब ये समझ में आती है बात कि वो व्यक्ति किसी भी स्तर पर, किसी भी कीमत पर भारत का भला नहीं चाहता है। उनको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए अगर भारत का नुकसान होता हो, भारत की क्षति होती हो, उससे भी उनको कोई गुरेज नहीं है। गौरव, चाणक्य ने कहा है कि विदेशी माँ से जन्मा हुआ बच्चा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे में हमें जो है श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। और उन्होंने जो एक स्टैंड लिया था, उसकी वजह से, हालांकि उनकी वजह से हमें मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले। और कम से कम कांग्रेस पार्टी के हिस्से में एक बात तो आई कि वो कहते हैं, कांग्रेस, हर कांग्रेसी कहता है कि अरे सोनिया गांधी ने कितना बड़ा त्याग किया। वाह, ये त्याग है। और उस त्याग का फल अब बटोरने निकले हैं राहुल गांधी। हमें उम्मीद है कि 2014 से जो इस देश में एक जो राष्ट्रीय संकल्पना का भाव पैदा हुआ है, और उत्तरोत्तर 2019 में वो मजबूत हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम विषमोमन और नकारात्मक और तमाम खल चरित्रों के मैदान में रहने के बावजूद भी हम भारतीय अपने भारत को उसी तरह आगे लेके चलेंगे, और 2024 का कैलेंडर उसी तरह से पूरा होगा उसके अगले 5 साल। और उसके बाद तो यात्रा अनंत है, सनातन की यात्रा है, वो मैं लगातार चलेगी। आपको मैं आपको जितना मेरी समझ है और जितनी मेरी छोटी सी सोच है, मैं हम्म, ज़्यादा विद्वान इंसान तो नहीं हूँ, ना ही इंटेलेक्चुअल हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 2000 चुनाव के बाद एक भव्य भारत का उदय होगा, और सनातन दुनिया में राज करेगा। ये शब्द गलत है। दुनिया को सही दिशा, मानवता की सही दिशा दिखाएगा। और आने वाला वक्त, अगला जो 5 साल का पीरियड होगा, उसमें भारत सुपर पावर नहीं बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। सुपर पावर और विश्व गुरु में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं कभी भी नहीं कहता कि भारत सुपर पावर बनेगा या हमें सुपर पावर बनना है। भारत विश्व गुरु के रास्ते पे चल रहा है, और वही मुकाम उसको हासिल होगा। बिल्कुल। और इस बात के संकेत लगातार प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री वो व्यक्तित्व हैं जो पहले करते हैं, दिखाते हैं, एक मॉडल सामने रखते हैं, और तब कोई बात कहते हैं। गौरव जी, आज आपने विस्तार से कम राहुल गांधी डॉक्ट्रिन, और राहुल गांधी डॉक्ट्रिन मतलब इसका तो विश्लेषण, ये तो एक भली बात हुई है कि अब देश और समाज भी लगातार ऐसे चरित्रों को समझ रहा है, और एक एक इनके जो है खल पक्ष को वो जान रहा है, समझ रहा है, गुन रहा है। और उसी का नतीजा है कि ये जो प्रचंड बहुमत लगातार मिलता जा रहा है, और लगातार उनकी हार होती जा रही है। तो ये क्रम देखते हैं 2024 में। पूरी उम्मीद है, जैसा आपने कहा ही। गौरव जी, आपने समय दिया और इतने विस्तार से हमारे साथ इस विषय पर बात की, इसके लिए प्रारब्ध की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपके सभी दर्शकों को सूचना देना चाहता हूँ कि आने वाला इतवार यानी 5 नवंबर को मैं काशी में गंगा महासभा के संस्कृति कार्यक्रम में आ रहा हूँ। मेरे 2 सेशन हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 12 बजे से 2 बजे तक। तो आप सबका स्वागत है, आप सब लोग आइए। सनातन के बारे में है, सनातन को बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना, खतरे सनातन पे, इन सारे बातों पे, विषय पे डिस्कशन होगा। बहुत सकारात्मक मेरी सोच रहती है। तो जो डिस्कशन मेरे द्वारा होगा वो बहुत सकारात्मक होगा, राष्ट्र हित में होगा, सनातन हित में होगा। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि अगर आप काशी में हैं तो आप 5 तारीख को पधारने का कष्ट करें। डिटेल मेरे बिल्कुल, चैनल। बिल्कुल।
गौरव जी, उस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दर्शकों से हमारी अपील है कि जो भी स्थानीय दर्शक हैं काशी से, वो गौरव जी का सानिध्य जरूर लें। गौरव जी, एक बार फिर आपको प्रारब्ध की तरफ से, मेरी तरफ से धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। हाँ, एक निवेदन आपसे जरूर करेंगे कि वीडियो के नीचे कमेंट में आके साधिका कम से कम ये जरूर लिखा करिए कि आप गौरव जी से अगला विषय क्या चुनेंगे, क्या दे रहे हैं हमें होमवर्क। तो होमवर्क देने के लिए आपका स्वागत है नीचे कमेंट बॉक्स में, और हम आप सभी की तरफ से वादा करते हैं गौरव जी से ऑन स्क्रीन कि जब भी गौरव जी उपलब्ध होंगे, हम इनको इसी मंच पर दोबारा लेके आएंगे। गौरव जी, एक बार फिर धन्यवाद। सभी सभी दर्शकों को धन्यवाद, और अध्यापक जी, मुझे मेरा होमवर्क देने के लिए आपका भी श्री श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय